हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कटारे। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस जो रहती हैं रेगुलर आप देखते हैं अनअकैडमी प्लस पर, और अनअकैडमी एमपीपीएससी का जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी। पिछले कुछ दिनों से मैं भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के आपको कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरी कोशिश 10-20% तो सफल हो रही होगी। मुख्य परीक्षा का एक टॉपिक है सब्सिडी, राइट? अनुदान या सब्सिडी, तो ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्यों दी जाती है, इसके लाभ क्या है? यानी मैं बात करूं सीधे सीधे कि क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इस रिगार्डिंग सब्सिडी से, तो उनको हम पहले देख लेते हैं। कोई भी जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए, या टॉपिक जब हम कोई तैयार करते हैं, कि पॉसिबिलिटी क्या बनती है, किस लेवल पे उस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो अनुदान को लेकर के पहला क्वेश्चन है कि ये होती क्या है, सब्सिडी किसे कहते हैं, मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक? फिर दूसरा आता है कि आखिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये सब्सिडी दी जाती है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, राइट? ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसके टाइप क्या होते हैं, प्रकार, ये भी पूछ सकते हैं कितने प्रकार से सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट, जब सब्सिडी प्रकार हो जाते हैं तो फिर इसके क्या बेनिफिट है, मेरिट क्या होते हैं, लाभ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट क्या है। इसके सामने, इस सिस्टम के सामने कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ चुनौतियां भी तो आती हैं। तो वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो क्या इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, बस इतने टॉपिक जो हैं हम अगर कवर कर लेते हैं सब्सिडी के अंतर्गत, इन पॉइंट पर अगर हम तैयारी कर लें, तो मेरा ये मानना होता है कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप आसानी से उस क्वेश्चन को लिख लोगे, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इस टॉपिक में डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा बहुत आंकड़े बिल्कुल आवश्यक हैं, क्योंकि स्टैटिक्स नंबर ही आपको दूसरों से अच्छी पोजीशन में ले जाते हैं। तो इसलिए डाटा जरूर कलेक्ट कर लें। मुख्य परीक्षा में देखो ऐसा रहता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि ईयर 2020 चल रहा है तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट डाटा मिल जाए। अगर आप जैसे 2014-15 के आंकड़े भी लिख देते हैं कि सन 2015 में भारत सरकार के द्वारा फूड ग्रेन के सेक्टर में इतनी सब्सिडी दी जाती थी, जीडीपी का इतना प्रतिशत था या ये अमाउंट था, तो ये भी बहुत वैल्यूबल हो जाता है, ठीक? तो ये डाटा कहाँ से, तो न्यूज़पेपर भी मैं बताता रहता हूँ आपको कि न्यूज़पेपर में से चीज़ें जुटाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे वो नोट्स बनाना चाहिए, तो वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा। शुरू करें। पेपर पेन ले लें, पेपर पेन के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और वही फीलिंग आएगी जैसे कि आप क्लास पर बैठे। मेरा 10 ईयर कंप्लीट हो गया है क्लास में पढ़ाते हुए। 10 साल हो गया मुझे पीएससी की क्लासेस को बोर्ड पर ही लिखते लिखते हैं। इसलिए मुझे कहीं ये ज़्यादा एक ऐसा तरीका लगता है कि ये जान हमारे ब्रेन में एकदम फिट हो जाता है और बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। आपने देखा होगा स्लाइड, पीपीटी, वो भी सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ स्टेट पीएससी के लिए, वो भी तरीके रहते हैं, बट ये मोर इफेक्टिव है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए स्लाइड हेल्पफुल होती है ना। ऐसा नहीं कि स्लाइड का रोल कम है, स्लाइड का रोल अपनी जगह है, बट बोर्ड का, पेपर पेन का, यानी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई कभी भी, कितनी हमारी हाई टेक्नोलॉजी क्यों ना हो जाए उसके बाद। ओके, तो सब्सिडी, इसका मीनिंग क्या होता है, हम पहले पॉइंट इस पर डिस्कस कर लेते हैं, राइट? देखो, सब्सिडी या हिंदी में इसे अनुदान कहें, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि इसके अंतर्गत, अनुदान के अंतर्गत दान छिपा हुआ है ना। अगर हम किसी को दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो क्या उस दान की हुई वस्तु को आप वापस लेना चाहते हैं, या उसको दान दिया है तो क्या उस पर इंटरेस्ट, ब्याज लेना चाहते हैं? नहीं ना। तो बस एक प्रकार का ये दान है, बट ये कौन सा दान है? वो दान हम करते हैं अपने पुण्य कमाने के लिए,
मगर ये दान जो है ये हम नहीं, सरकार करती है, क्योंकि सरकार की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो कौन सी है, इसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, और राज्य जो है उसे पब्लिक वेलफेयर स्टेट के नाम से हम जानते हैं। पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है, तो लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों का हित सर्वोपरि। हमारे देश में, हमारे समाज में सभी व्यक्ति एक जैसी स्थिति वाले नहीं होते हैं। कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा हैं, उनकी क्षमताएं भी ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के पास संसाधन कम है, उनकी क्षमताएं उतनी नहीं होती हैं। तब भी नागरिक तो आखिर हमारे इस देश के हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ ही हो जाता है कि सरकार सभी के हित में काम करेगी। तो वे लोग जिनकी क्रय शक्ति कम है, क्रय शक्ति को परचेजिंग पावर कहते हैं, यानी बाजार से वो कोई वस्तु खरीद नहीं पाते हैं। ठीक है, और कौन सी वस्तु जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तब उस वस्तु तक मार्केट में पहुंच उपलब्ध करा देना। यानी कि बाजार में कोई वस्तु है, जैसे हम उदाहरण ले लें कि गेहूं, खाद्यान्न, बाजार में अगर हम 1 किलोग्राम गेहूं खरीदने जाएं, औसतन 20 रुपए किलो रख लें प्राइस। जिसकी पॉकेट में 20 रुपए है वो तो खरीद पाएगा, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास 20 रुपए नहीं है। तब सरकार क्या करे, या तो ये गेहूं उन्हें मुफ्त में दे, या फिर बाजार में खरीदने के लिए उन्हें भेज दे, तो 20 रुपए अपनी जेब से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो क्रय शक्ति यानी कि पर्सन की परचेजिंग पावर कम होती है और अपनी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं, तब सब्सिडी के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से सरकारें अपने नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो उसे हम सब्सिडी कहते हैं। ये बात समझ में आती है? एक कोई इसमें विशेष ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा लगे कि ये कुछ शब्द ऐसा है अजीबोगरीब सा, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको और मैं ठीक से लिख दूं कि सब्सिडी का मतलब क्या होता है। तो सब्सिडी यानी एक प्रकार से सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है ना? कौन सी सहायता है? आर्थिक। यानी सरल शब्दों में हम बोलें कि समाज के वह लोग जिनकी क्रय शक्ति कम होती है और अपने जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, तो सरकार अनुदान के माध्यम से उन्हें यह उपलब्ध कराती है। सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उपलब्ध कराती है। सरकार ने क्या किया, राशन कार्ड बनाए ना। पिछले लेक्चर अगर आप देख पाए, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें ये सारा डिटेल में बताया गया था कि किस प्रकार से पीडीएस सिस्टम डेवलप हुआ था 1960। फिर उसके बाद पीडीएस सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए आरपीडीएस, उसके बाद टीपीडीएस, वो अंत्योदय योजना है ना, फूड सिक्योरिटी बिल, ये सब चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में, आप सर्च करोगे वीडियो में जा करके इस चैनल पे आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे, तो एक बार उसको और देख लेना, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। राशन कार्ड बनाए जाते हैं, तो राशन कार्ड बनाने के बाद जो फेयर प्राइस शॉप, या जिन्हें हम उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं, या इन्हें हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें कहते हैं, या कंट्रोल की दुकान कहते हैं, इनसे उस राशन कार्ड के आधार पर व्यक्ति को रियायती दरों पर, सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराते हैं। 20 किलोग्राम यानी 20 रुपए पर केजी के हिसाब से यदि गेहूं मिलता है, तो यहाँ पर 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर ये उपलब्ध करा दिया जाता है।
बाजार में अगर 1 किलोग्राम खरीदेगा तो 20 रुपए का आएगा, इसको सिर्फ अपनी जेब से 1 किलोग्राम गेहूं के लिए 3 रुपए देने, 25 किलो औसतन उपलब्ध कराया जाता है महीने में, अंत्योदय वाले को 35 किलोग्राम हो जाता है। तो अब ये बाजार और यहाँ जो रेट का डिफरेंस है, इस डिफरेंस की भरपाई कौन करेगा? तो जो 17 रुपए हैं ये सरकार अपनी पॉकेट से देती है। तो ये जो पैसा दिया गया इसी को हम कहते हैं सब्सिडी, इसी को अनुदान के नाम से जाना जाता है, राइट। तो व्यक्ति की परचेजिंग पावर 20 रुपए से कम है, 3 रुपए लेके बैठा है मात्र, तो 17 रुपए 1 किलोग्राम पर सरकार उपलब्ध करा देती है, तो इसको हम कहते हैं सब्सिडी। क्लियर? उद्देश्य, जैसे मैंने बोला था ना कि दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि आप इसमें लिखेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, है ना। तो ऑब्जेक्टिव देखो डिटेल में नहीं लिखने होते हैं, हमें बहुत लिमिटेड शब्द सीमा रहेगी लिखने के लिए, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। बड़ा आसान है बताना। पहला ऑब्जेक्टिव जो है नंबर 1 वो होता है कि देश में जो गरीब हैं, तो गरीबों को क्या किया जाएगा? सस्ती दरों पर खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, दालें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है, तो वो सब्सिडी वो वहाँ पर चले जाएंगे हम पीडीएस सिस्टम में। यहाँ जो उद्देश्य है कि गरीबों को न्यूनतम दर पर मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, एक सब्सिडी के माध्यम से, ठीक। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करना, ये भी ऑब्जेक्टिव इसमें हम लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें सब्सिडी के बारे में, तो सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि सब्सिडी के द्वारा सरकार किसी व्यक्ति, ये तो व्यक्ति का उदाहरण हुआ, किसी व्यवसाय या संस्था को जो सहायता पहुंचाती है उसको सब्सिडी कहते हैं। जैसे यहाँ तो फूड ग्रेन का एक उदाहरण लिया था, लेकिन इसके अलावा भी तो जैसे किसान जो उर्वरक खरीदता है, यूरिया खरीदता है ना, तो इस यूरिया पर भी रियायती दरों पर किसानों को दिया जाएगा। बीज का जो डिफरेंस है ये सरकार पे करती है, तो इसे क्या बोलेंगे? सब्सिडी। ऐसे ही किसानों को, जैसे पंजाब में क्या होता है कि किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाती है, लाइट, कृषि कार्य के लिए। तो मुफ्त में बिजली बनी तो मुफ्त में नहीं होगी ना, इसके लिए तो पैसे खर्च हुए होंगे, बट किसान को नहीं देना पड़ रहा है, तो ये क्या है? सब्सिडी है, राइट। इसी प्रकार से किसानों को अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए, मान के चलो डीजल उन्हें सस्ती दरों पर मिलने लगे, अभी हालांकि महंगा हो गया है, तो इसको भी हम सब्सिडी कहते हैं, है ना। तो सब्सिडी क्यों दी जाती है? रीजन बिहाइंड सब्सिडी, कि सरकार के द्वारा सब्सिडी लोगों पर जो वित्तीय भार है, वित्तीय बोझ जो है, उसको कम करने के लिए, यानी जिससे उस व्यक्ति की कैपेसिटी बढ़ जाए, यानी वो अपनी आय को जब बढ़ा लेगा तो सब्सिडी हम बंद कर देंगे उनको देना। जब तक उसकी इनकम कम है तब तक ये सब्सिडी दी जाएगी, है ना। क्लियर है ये बात? इस ढंग से ये सब्सिडी दी जाती है। अब इस सब्सिडी में टाइप की अगर हम बात करें, प्रकार की बात करें, तो देखो प्रकार के लिए अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से लिखा रहता है कि सब्सिडी के क्या प्रकार होते हैं। कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा कि एक होती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, यानी कि प्रत्यक्ष। डायरेक्ट है तो इसका अपोजिट भी आएगा, इनडायरेक्ट सब्सिडी, यानी अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के आधार पर भी हम सब्सिडी को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि सब्सिडी मेरिट के आधार पर, यानी उपयोगिता के आधार पर उसको जब हम क्लासीफाइड करें तो मेरिट सब्सिडी होती है, नॉन मेरिट सब्सिडी होती है ना। फिर
और भी तरीके हो सकते हैं कि सब्सिडी कैश के रूप में दी जाती है या किसी अदर फॉर्म में दी जाती है। दुनिया भर के टाइप हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसको लिख सकते हो, राइट। तो हम जनरल से पहले कुछ सब्सिडी को देख लेते हैं। सामान्य से सब्सिडी के जो तरीके हैं, प्रकार हैं, उन पर हम पहले अपना फोकस कर लें। उसके बाद फिर इसके डीमेरिट्स, मेरिट्स, इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सब्सिडी विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक तरीका सबसे पहले लिया जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन अनुदान। ये कैसा उत्पादन अनुदान है? सरकार किसी विशेष प्रोडक्ट के उत्पादन करने वालों को, प्रोडक्शन करने वालों को इस पर छूट दे सकती है। जैसे समझना, एक कंसेप्ट है जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, सेज। तो सेज, इसमें क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्टार्ट की जाती हैं, कारखाने लगते हैं, तो उनको सरकार सब्सिडी दे सकती है। हो सकता है उनको बिजली जो है रियायती दरों पर दे। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी उनको रियायती दरों पे मिलेगी तो उनकी जो सामान बनाने की जो कॉस्ट है, लागत है, वो कम हो जाएगी, है ना। हो सकता है टैक्स लगाते हो, वो टैक्स की रेट कम कर दें। तो ये प्रोडक्शन पर, यानी ये पर्पजफुली दी जाती है कि जब किसी उत्पाद को सरकार चाहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, है ना, यानी ज़रूरत है, तो इसलिए इस पर ये सब्सिडी दी जाती है। जैसे आप ध्यान देना कि स्टार्टअप, इसके लिए भारत सरकार कहती है कि 3 साल तक हम बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, हमारा कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा कि आपको कितना मुनाफा होता है, क्या होता है। तो एक प्रकार से टैक्स नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स ये सब्सिडी ही तो है। बट ये चूंकि स्टार्टअप है, हम सीधा सीधा प्रोडक्शन, उत्पादन पर, किसी विशेष उत्पाद पर, कोविड-19 की वैक्सीन अगर डेवलप हो जाती है तो उसको बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सब्सिडी दी जा सकती है, राइट। यहाँ पर ऐसा होता है। दूसरा तरीका एक और लिख सकते हैं, तो दूसरा क्या हो सकता है, उसे हम लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार सब्सिडी। ये कैसी सब्सिडी होती है? रोजगार सब्सिडी से मतलब है बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से, देश में बेरोजगारी बड़ी प्रॉब्लम है, तो सरकार के द्वारा रोजगार के जो लोग अवसर ज़्यादा पैदा करेंगे, यानी ऐसे औद्योगिक घराने या ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, तो सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। इसको कैसे समझें? जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि टीसीएस को या अंबानी को, इनको इनवाइट करती है सरकार कि आप यहाँ आओ और अपना रोजगार लगाओ, कारखाना लगाओ, हम आपको मुफ्त में ज़मीन दे देंगे। तो मुफ्त में ज़मीन क्यों दे देंगे? इसलिए कि जब आप यहाँ इंडस्ट्री प्लांट लगाएंगे बड़े लार्ज स्केल पर, तो यहाँ के लोगों को आप रोजगार देंगे, ये कंडीशंस हो जाती है। तो एक प्रकार से मुफ्त में ज़मीन मिलना ये सब्सिडी ही तो है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी हो जाती है। तीसरी सब्सिडी लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, परिवहन अनुदान या सब्सिडी। ये कैसे काम करती है? सरकार के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाए उनको सब्सिडी दे सकते हैं। जैसे समझना कि कैसे सब्सिडी दे सकते हैं। हो सकता है किसानों को, उनको सब्सिडी दे दें, डीजल सस्ता दे दें। हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रहता है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा, उसका फेयर, किराया बहुत कम होता है, तो शेष पैसा कहाँ से, किसकी जेब से जाता है? सरकार भरती है। जैसे रेलवे का उदाहरण ले लो, रेलवे अपना ऑपरेशनल कॉस्ट भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है, उसकी इनकम जो है वो मालगाड़ियों से होती है, तो आखिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो सरकार दे रही है। इसको हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा ये?
ना हो कोई क्लियरिटी, कहीं कुछ डाउट आ जाए तो कमेंट करके छोड़ दें, अगले वीडियो में मैं उस कमेंट को निश्चित ही ले लूँगा। एक और तरीका जिसे हम कहते हैं टैक्स सब्सिडी, है ना, कर सब्सिडी। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कर सब्सिडी का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है तो उस टैक्स में छूट दे दें, कमी कर दें। अगर 30% टैक्स लिया जाता था, जैसे कॉरपोरेट टैक्स की बात करें 35% लगता था, घटा के 25% कर दिया, तो 10% जो पैसा उनकी जेब से कम जा रहा है, इट मीन सरकार उनको सब्सिडी ही तो दे रही है ना। तो इससे क्या होगा, उनके पास और कैपिटल रहेगा, पैसा रहेगा तो वो न्यू इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो ऐसे करके ये हो जाता है। स्पष्ट है? ठीक। तो ऐसे करके आप और भी कई सारी सब्सिडी लिख सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऐसे बता सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जैसे सब्सिडी कौन कौन से सेक्टर में दी जाती है, ये तो कॉमन सी बात थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत में या भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा हम लिखेंगे खाद्यान्न पर, फूड ग्रेन्स पर सब्सिडी दी जाती है। पहले एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन यानी कृषिगत मूल्य आयोग बनाया गया। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करता है खाद्यान्न फसलों का, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो खरीद करेगा और उनको खरीदने के बाद किसानों से उनका अनाज उनको अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा, फिर उनका रख रखाव करेगा। उसके बाद फिर ज़रूरतमंदों को बांट देगा राशन कार्ड के माध्यम से। तो महंगा खरीद रहा है, जैसे अभी गेहूँ 1925 रुपये कुंटल में खरीदा, भाड़ा लगेगा, फिर रख रखाव करेंगे, फिर वापस फिर लोगों को देंगे। तो ये एक प्रकार से फूड ग्रेन के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी, ठीक है। अनाज के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पर कई राज्यों में मछलियों के ऊपर भी दी जाती है, यानी जो जैसा उनका कल्चर है खाने पीने का उस हिसाब से। भारत सरकार फर्टिलाइजर्स पर भी सब्सिडी देती है, उर्वरक पर भी सब्सिडी देती है। चूंकि देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है, मिट्टी में 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ माइक्रो और कुछ मैक्रो, यानी किसी की कम मात्रा, किसी को ज़्यादा। तो फर्टिलाइजर एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन कि हम अपना उत्पादन एग्रीकल्चर का बढ़ा ही नहीं सकते। तो भारत सरकार इस पर काफ़ी पैसा खर्च करती है, धीरे धीरे कम करती जा रही है, मगर अभी भी इसमें पैसा खर्च किया जाता है, राइट। तो उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार से चीनी पर भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती थी, धीरे धीरे कम कर दिया, मगर बीपीएल हाउस होल्ड को आज भी सब्सिडी दी जाती है ना। नमक सब्सिडी, नमक पर सब्सिडी दी जाती है, आटे पर सब्सिडी दी जाती है कई स्थानों पर। ये हज यात्रा पर भी सब्सिडी देती है भारत सरकार, है ना। इस पर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि चूंकि इस पर नहीं दी जाना चाहिए, लेकिन अलग मैटर है। तो हज यात्रा पर सब्सिडी, ईंधन पर सब्सिडी दी जाती है। ईंधन, जैसे आप देखोगे कि हमें एक परिवार को, एक फैमिली को 12 सिलेंडर एक साल में सब्सिडाइज्ड मिलता है, अनुदान वाले। यहाँ क्या होता है कि हम उसे पेमेंट कर देते हैं और जितनी सब्सिडी 200, 250, 300 जो भी है आपके अकाउंट में आ जाती है। तो फ्यूल पर सब्सिडी दी जा रही, केरोसिन पर सब्सिडी दी जाती है, राइट। इसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा जैसे पैकिंग मटेरियल बनाने वाला जूट, पटसन जो होता है, उस पर भी सब्सिडी दी जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की हम सब्सिडी देख सकते हैं, ठीक। एक सब्सिडी का जो सिंपल सा एक तरीका है कि एक डायरेक्ट सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट सब्सिडी, वो ज़रूर देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके क्या मेरिट्स, क्या डीमेरिट्स रहते हैं, उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब हो जाता है कि लाभार्थी को प्रत्यक्ष रूप से दी जाए। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, बीपीएल फैमिली का है, अब उसको सरकार क्या करती है, 3 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो मोटा अनाज
इस दर पर उपलब्ध करा देती है बीपीएल राशन कार्ड के द्वारा। तो ये डायरेक्ट इसी व्यक्ति को तो मिल रही है, बेनिफिट उसी को मिला ना, तो इसको हम डायरेक्ट सब्सिडी कह देते हैं, राइट, प्रत्यक्ष रूप से। एलपीजी पर जो सब्सिडी दी जाती है उसको भी हम डायरेक्ट सब्सिडी में रख सकते हैं, उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं ना, वहाँ तो कैश मिलता है। तो ये ठीक है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी जो है यहाँ पर व्यक्ति को सीधे उसको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। किसान को सिंचाई के लिए नहरें बनवा दे सरकार, किसान को कुछ ना पेमेंट करना पड़े, बिजली 24 आवर उपलब्ध करा दे और मुफ्त में या रियायती दरों पर। अभी आपने देखा था ना 100 यूनिट 100 रुपये वाला जो स्कीम एमपी में चल रहा था, तो ये इनडायरेक्ट एक प्रकार से डायरेक्ट रख सकते हैं। हालांकि इसको अच्छी सड़कें बना दे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी कर दे, तो ये इनडायरेक्ट है। टैक्स में छूट कर दे तो इनडायरेक्ट सब्सिडी हो जाती है। क्लियर है ये। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सब्सिडी जो है, इस सब्सिडी के आखिर बेनिफिट क्या है। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट भी तो लिखने हैं ना। और उसके बाद बेनिफिट के बाद हम इसके नुकसान पर आ जाएंगे। ठीक, उसके पहले एक आवश्यक सूचना आप सबके लिए कि अनअकैडमी प्लस जो है उस पर मेरी क्लासेस रहती हैं, रेगुलर मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी का स्टार एजुकेटर प्लस एजुकेटर में आता हूँ। तो वो जो कोर्सेस हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे, मुकेश लाइव का यूज करेंगे तो फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो अनअकैडमी प्लस जो है उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पूरा रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं, उसका जो पीडीएफ रहता है वो अवेलेबल होता है। इसमें डिफरेंट जो टेस्ट चलते हैं वो भी आप अपीयर अटेंड कर सकते हो। जैसे अभी करंट में जो मेरी एक क्लास है ये 2019 के लिए स्टार्ट हुई है। पेपर इसका है 2A। इसमें 24 घंटे की क्लास है, 24 लेक्चर है, 1 घंटे का एक, शाम को 4 बजे शुरू होती है। 2 जुलाई यानी 2 जुलाई को शुरू हुई थी। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी एक क्लास मैं सुबह 9 बजे लेता हूँ। ये जो क्लास है ये 2020 यानी जो नया सिलेबस एमपीपीएससी ने डिज़ाइन किया उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी उन सब चीज़ों को कवर कराता हूँ। 29 अगस्त से एक और कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है, लंबा चलेगा, ये 6 महीने की क्लासेस रहेंगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ठीक, अब अनअकैडमी ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है। 17 रुपये मात्र खर्च होते हैं, स्टडी फ्रॉम होम हो जाता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास आप अटेंड कर पाते हो। सब्सक्रिप्शन जो अवेलेबल होता है यहाँ पर 1 महीने से लेके 2 साल तक। 1 महीने के लिए मात्र 1400 रुपये, 1 साल के लिए 7000 रुपये। बट ये इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ ये रेफरल कोड जब मांगता है तो इस रेफरल कोड में आप ये मुकेश लाइव या मुकेश कटारे लिख देंगे तो 10% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है। 7000 से घट के 6300 ऐसा हो जाता है। तो एक तो ये बेनिफिट होगा आपको। जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ अवेलेबल होता है। 50 लोगों की टीम है जो भारत के टॉप एजुकेटर, एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, उन सब की क्लास आप अटेंड कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर एक एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, T20 टेस्ट सीरीज के नाम से ये कंडक्ट हो रही है। इसमें 20 क्वेश्चन आपसे डेली पूछे जाते हैं, मंडे टू सैटरडे में। 18 जुलाई से शुरू हुई थी। 20 मिनट का आपको पास समय रहता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं और 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सब्जेक्ट के रहते हैं। 8 बजे आपको ये मिलती है, 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं। 8:30 पे इसका एनालिसिस भी करा देते हैं। तो पीएससी ही नहीं, दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देते हैं उसमें ये बहुत काम आती है।
तो इसमें आप लोग एनरोलमेंट करा लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसका जो लिंक है वहाँ जाके करा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी सा स्टेप है, इसको कर सकते हैं। ओके, और प्लस ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन करें, आप अपने किसी दूसरे कोई फ्रेंड सर्कल में हो, फैमिली मेम्बर, उनको भी बता सकते हैं, रेफरल कोड बता सकते हैं, मुकेश लाइव या मुकेश कटारी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं ये सब्सिडी, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो इसके डीमेरिट्स, बाहर सब्जी वाला सब्जी सेल करता हुआ, डीमेरिट्स बात कर लेते हैं। इसकी मेरिट या मेरिट कोई भी कैसे भी लिख सकते हो, कुछ इससे अंतर विशेष नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज या इसके नुकसान क्या हैं, तो डिसएडवांटेज ये है कि देखो, जिस व्यक्ति को सब्सिडी मिलना चाहिए हमारे देश में उसको तो नहीं मिल पाती है। अधिकांश योजना जिसके लिए बनाई गई उसको बेनिफिट उतना नहीं मिलता है, अन्य लोग उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अभी आपकी परचेजिंग पावर कम है, क्रय शक्ति कम है, तो अभी हम सब्सिडी देते हैं, बट आगे चल करके आप कैपेबल हो जाएंगे तो इससे नुकसान ये पहुंचता है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी ए व्यक्ति को दी जानी है तो ए तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में अन्य लोग उसको ले लेते हैं। एक बात। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि सब्सिडी फायदा अमीर भी उठाते हैं। राशन कार्ड सभी लोगों का बना रहता था तो वो भी ले जाते हैं। जैसे एलपीजी पर तो मोदी जी ने बोला था ना कि स्वैच्छिक रूप से जो सब्सिडी है उसको छोड़ देना चाहिए, कुछ लोगों ने छोड़ी भी, तो ये भी एक नुकसान होता है सब्सिडी का। नेक्स्ट आता है कि सब्सिडी मतलब सरकार अगर 1 किलोग्राम पर 17 रुपये अपनी जेब से भर रही है, ये पैसा सरकार ला कहाँ से रही है? तो सरकार ये पैसा उन लोगों से वसूलती है जो टैक्स चुकाते हैं। तो टैक्स पेयर का पैसा जो है वो दूसरी तरफ चला जा रहा है ना। और जितनी ज़्यादा सब्सिडी उतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स लगेगा, ज़्यादा प्रकार के कर लगेंगे तो टैक्स का बर्डन बढ़ जाता है, लोग टैक्स पर चोरी करना भी शुरू कर देते हैं, ये भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि सब्सिडी मिलती है तो लोगों को मेहनत ना करने की आदत भी पड़ जाती है, उत्पादन कम कर देते हैं, तो ये भी एक फैक्टर काम आ जाता है इसमें, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें डिसएडवांटेज कह सकते हो। और सब्सिडी देखो हमेशा नहीं दी जा सकती ना, कुछ समय के लिए होती है, मगर होता ये हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कई सेक्टर में सब्सिडी है। अगर उसको कम करो तो फिर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप डिसएडवांटेज के रूप में बना सकते हैं। एडवांटेज क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या होता है? तो लाभ कमजोर वर्ग जो है हमारे समाज का, वीकर सेक्शन है, आखिर उसकी मदद हो जाती है। वही भारत का नागरिक है, उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, रोजगार दो, जब उसको रोजगार दे दोगे सब्सिडी बंद कर देगा, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सहायता है। किसानों को भी इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाता है। जैसे अभी तो किसानों को 6,000 रुपये एक साल में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, तो उनके लिए 6,000 रुपये, अब उससे थोड़ा बहुत अपना खाद बीज कुछ ले सकते हैं। ठीक, अगर बिजली सस्ती मिलती है या फ्री में मिलती है तो उनकी लागत कम हो जाएगी, क्योंकि किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मानसून पर निर्भर है हमारी कृषि, मानसून का कोई प्रेडिक्शन ठीक से काम नहीं करता है। मानसून नहीं आया था, अभी करंट की सिचुएशन में क्या कहा जा रहा था, समय पर आएगा और पूरा आएगा, लेकिन अभी देखो मानसून सभी जगह, असम और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, बाकी जगह बारिश बहुत कम हुई, मुश्किल से 10% हुई। तो किसानों को भी इससे काफ़ी सहायता मिल जाती है। अगर उर्वरक सस्ता है, सिंचाई के लिए पानी उनसे न पैसे न लिए जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, है ना, तो ये फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट फिर आता है सामाजिक भेद जो रहता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसको दूर किया जा सकता है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको दूर कर सकते हैं, वो भी पॉइंट इसमें हम बना के रख सकते हैं ना कि ये लाभ हो जाता है। दूसरा,
लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा हमने मानी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में या डीपीएस स्पीच में, तो डीपीएस स्पीच में वो कैसे साकार करोगे? तो साकार ये होता है, तो बाजार की कमियों को भी दूर कर सकते हैं इसमें, बाजार की कमियों को दूर करने में सहायक, राइट। नेक्स्ट आता है सब्सिडी के द्वारा वहनीय मूल्य पर सेवा उपलब्ध हो जाती है, अफोर्डेबल प्राइस, वहनीय मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, भविष्य के लिए एक बेस आधार उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम एडवांटेज लिख सकते हैं, और डिसएडवांटेज में डाटा डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं कितने लोगों को मिली, है ना। फिर इसकी समस्याएं क्या होंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो समस्याएं उस पर थोड़ा आप लोग मेहनत करो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिससे आप लिख पाओगे कि आखिर समस्याएं, चैलेंज क्या है सब्सिडी में, अनुदान में। समस्या ये है कि हमारे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट। दूसरी समस्या है इसमें लीकेज की। लीकेज का मतलब है कि बीच में इतने मीडिएटर हो जाते हैं कि सब्सिडी जिसको देते हैं उस तक पहुंच नहीं पाती है। फिर इससे क्या होता है कि जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, हेल्दी कंपटीशन, वो नहीं हो पाता। एक व्यक्ति 100 मीटर की रेस होना है, एक यहाँ लाइन पे खड़ा है और एक को आगे खड़ा कर दिया, अब दोनों से बोलो कि साथ में पहुंच जाओ एक ही समय में, पॉसिबल नहीं ना। तो जिसे सब्सिडी मिलती है तो उसको फायदा हो जाता है, दूसरे लोगों की उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बड़े जो लोग हैं, बड़े किसान, वो भी इसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो ये जो चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं, इनको कैसे दूर करें, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि सब्सिडी डायरेक्ट वाली अच्छी है या इनडायरेक्ट वाली अच्छी है। तो इन मुद्दों पर और थोड़ा सा आप सोचें गंभीरता के साथ। कुछ आपके इनोवेटिव थॉट्स आते हैं तो कमेंट करके लिख दें, तो उन पर डिस्कस आगे की क्लास में कर पाएंगे। सो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे कौन सी क्लास की आप वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं, राइट। सो आज के लिए इतना। थैंक यू एंड गुड नाइट।